स्त्री उधर नहीं देखती थी, पर उसे पता रहता था कि उसकी तरफ वे आंखें लगी हुई हैं जिसकी राह वह रोज देखा करती थी। और अगर किसी दिन उसे स्कूल से लौटने में देर हो जाती थी तो वह आ रहे लड़कों से पूछना चाहती थी, काका क्यों नहीं आया? लेकिन पूछा उसने कभी नहीं था। काका आता और बैठक का दरवाजा बंद करके कोठे पर चढ़ जाता। इसी तरह बहुत सा समय गुजर गया। काका अब 13 बरस का हो रहा था। सामने वाली खिड़की में अब उसे कुछ अधिक ही स्वाद आने लगा था। एक दिन उसने माँ से पूछा, हमारे घर सभी आते हैं पर सामने वाले घर से कभी कोई क्यों नहीं आता? काका, हमारी गली में यही अकेला जैनियों का घर है। ये लोग मांस से बहुत परहेज करते हैं, इसलिए ये सिखों से कोई व्यवहार नहीं रखते। पर माँ, हम तो मांस नहीं खाते। ये समझते हैं कि सारे सिख मांस खाते हैं। तो क्या ये लोग घर से भी बाहर नहीं निकलते? निकलते हैं, लेकिन ये बड़ा दुखी घर है। मौत ने इस घर को उजाड़ कर रख दिया है। एक ही बेटा बचा था, उसकी शादी की, लेकिन 2 ही सालों में वह भी मर गया। मरने के बाद एक बच्चा हुआ, वह भी साल भर जिंदा न रह सका। अब तीनों विधवा औरतें रोने धोने को रह गई हैं। वो बच्चा किसका था? मैना का, जिसे तुमने कई बार खिड़की में बैठे देखा होगा। माँ, वो हर समय खिड़की में क्यों बैठी रहती है? ये लोग जवान विधवा बहुओं की बड़ी रखवाली करते हैं, और इस घर में काम भी ज्यादा नहीं है। रखवाली क्यों करते हैं? यूं ही किसी के साथ घर की कोई बात कर बैठेगी, खुश जो नहीं रहती। माँ, हमारे घर जितनी औरतें आती हैं, किसी को आप कहते हो चाची कहून, किसी को मौसी, किसी को बुआ कहून। अगर वह कभी मुझे मिले तो मैं उसे क्या कहकर बुलाऊं? कौन? मैना? हाँ, जो खिड़की में बैठी रहती है। ये तुम्हारी भाभी है। इसका घरवाला गली के नाते तेरा भाई लगता था। बड़ा अच्छा लड़का था। यह मैना किस तरह का नाम हुआ? तुझे अच्छा नहीं लगा? नहीं, बड़ा अच्छा लगा है, लेकिन इससे पहले मैंने कभी इस तरह का नाम नहीं सुना। मैना वही होती है ना, जो मामाजी के घर पिंजरे में बैठी बहुत प्यारी बातें करती है? तोता इतना अच्छा नहीं बोलता। हाँ, वही। माँ, मुझे एक मैना ले दोगी? काका, तू अपने मामा से ही कहना। कुछ दिनों बाद काके की बैठक में एक पिंजरा टंगा हुआ था। जब वो छत पर जाता तो इस पिंजरे को भी संग ले जाता। अपनी मैना को काके ने सिखलाया, भाभी मैना खिड़की में बैठी है। खिड़की वाली मैना ने काके के साथ बात नहीं की थी, लेकिन उसे बड़ा अच्छा लगता था जब पिंजरे वाली मैना कहती थी, भाभी मैना खिड़की में बैठी है। जाड़े की रातों में भाभी मैना अपने कमरे में सोती थी। इम्तिहान नजदीक होने के कारण काका भी कुछ दिनों से बैठक में सोने लग पड़ा था। भाभी मैना को कई बार सोए हुए काके की सांसों की आवाज सुनाई देती थी। वो बिस्तर से उठकर बहुत देर तक इस आवाज को सुनती रहती थी। उसकी उम्र अब 25 बरस की होने लगी थी। काका अभी पूरे 13 बरस का भी नहीं हुआ था। वह मन ही मन कहती थी, काश कभी मुझे इस बच्चे के संग बोलने की आजादी हो। जब वह स्कूल से लौट रहा हो, उस वक्त मैं खिड़की में से झांक कर उसे देख सकूं, उसके साथ बातें कर सकूं, और अगर वह बीमार पड़े तो मैं उसके घर जाकर उसकी चारपाई पर बैठ सकूं। बीमारी में भला किसी को किसी खराबी का क्या डर हो सकता है? फिर स्वयं ही कहती, मुझे इतनी आज़ादी कौन देने वाला है? मैं तो इसी कमरे में बूढ़ी हो जाऊंगी। मेरे बाल मेरी सास के बालों की तरह उड़ जाएंगे। काके का विवाह हो जाएगा। ये खिड़की फिर इस तरह खुली नहीं रहेगी। फिर मैं किस इंतजार में इस अंधेरी जिंदगी के लंबे दिन और लंबी रातें काटा करूंगी? ये सब सोचते सोचते उसका दिल बैठने लगा। वह बिस्तर पर से उठकर खिड़की में चली गई। चांदनी रात थी। खुली खिड़की में से हल्की हल्की चांदनी काके के चेहरे पर पड़ रही थी। काका गहरी नींद में सोया हुआ था। वह तेज तेज सांसें ले रहा था। मैना के मन में एक उबाल सा उठा। उसे 2 घरों के बीच का फासला बहुत कम लगा। कितना अच्छा हो अगर वह दोनों खिड़कियों के बीच चारपाई डालकर पुल बना ले। वह सोचने लगी, काश वह काके के पास चली जाए।
वह उसे जगाएगी नहीं, उसका मुख दूर से ही चूमकर अपने कमरे में लौट आएगी। लेकिन न तो वह फासला इतना कम था और न ही उसके चाव जितनी हिम्मत उसके अंदर थी। वह चारपाई पर आकर लेट गई। कुछ देर बाद काके की बैठक में से आवाज आई, भाभी मैना। वह चौंक कर फिर उठी, लेकिन वह तो पिंजरे की मैना की आवाज थी। काका उसी तरह सोया पड़ा था। उसी समय मैना की सास शायद शौच के लिए उठी थी। उसे मैना के कमरे में से खटपट सुनाई दी। साथ ही उसे भाभी मैना की आवाज का भ्रम सा हुआ। उसने मैना को आवाज दी। मैना अंदर से तुरंत बोल पड़ी। सास का शक पक्का हो गया, तू सोई नहीं थी मैना? रात तो आधी गुजर चुकी है। यूं ही नींद खुल गई थी। सास कमरे में आ गई। उसे सामने वाली खिड़की में कोई सोया हुआ दिखाई दिया आदमी का चेहरा। तू किससे बातें कर रही थी? मैंने भला किससे बातें करनी थी? सास ने पुनः सामने वाली खिड़की की ओर देखा। वह तो सरदारों का काका है, गहरी नींद में सो रहा है, मैना ने कहा। सास चली गई। लेकिन बेशक काका अभी बच्चा था और अपनी उम्र से भी अधिक भोला, पर था तो आखिर मर्द बच्चा। विधवाओं का भला क्या काम कि वे बच्चों की ओर भी इस तरह देखें। मैना स्कूल से लौटते काके की ओर देखती है। काका भी आते ही पहले ऊपर की बैठक में जाता है और खिड़की खुली रखता है। पिछले साल की बनिस्बत वह इस साल कुछ बड़ा सा भी मालूम होता है। ये बातें सुनने वाली नहीं थी। यही छोटी छोटी बदलियां कई बार काली घटाएं बन जाती हैं। आज जब काका स्कूल से लौटा, मैना की खिड़की बंद थी। ये खिड़की रात में भी अब बंद रहने लगी। ये खिड़की काके की जिंदगी का भी एक हिस्सा बनती जा रही थी। उसका मन अब खेलों में भी इतना नहीं लगता था। माँ से पूछने का कोई लाभ नहीं था, क्योंकि उस घर से माँ का कोई वास्ता नहीं पड़ता था। बस शादी ब्याह के अवसर पर ही भाजी देने दिलाने के लिए दहलीजें लांघी जाती थीं। आज अंधेरी रात थी। मैना की खिड़की में से खटपट सुनाई दी, जैसे कोई चाबियां बदल बदल कर ताला खोलने की कोशिश कर रहा हो। फिर आहिस्ता से खिड़की खुली। मैना ने उठकर दरवाजे से कान लगाए, कहीं कोई जाग तो नहीं रहा। फिर गली में झांका, फिर काके के सांस की आवाज सुनी। काका सो रहा था। उस अंधेरे में किसी को कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन मैना की प्यार भरी निगाहें काके का अंग अंग देख रही थीं। दूसरे ही पल उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह काके की चारपाई पर बैठी हो, उसके कोमल बालों में उंगलियां फेर रही हो और उसे जगा रही हो। मैना के कानों में उसकी अपनी ही आवाज सुनाई दी, काका, काका, काका। काका हड़बड़ाकर उठ बैठा। मैना को बड़ी शर्म आई। उसे अब मालूम हुआ कि वह मन में नहीं मुंह से बोल रही थी, और काका जाग उठा था। अगर कोई और भी जाग उठा हो तो। काका अपनी खिड़की में आ बैठा। वह भी महसूस कर रहा था कि खिड़की के अंधेरे में भाभी मैना बैठी थी। उसने कई बार चाहा था कि वह भाभी मैना के गले में बाहें डाल दे। जब से खिड़की बंद रहने लगी थी, वो बेहद उदास रहता था। भाभी मैना, भाभी मैना। हाँ काका, मेरा सुंदर काका, लेकिन जरा धीमे। मैं धीमी से धीमी बात भी सुन लूंगी। मुझे भी आपकी आवाज साफ सुनाई दे रही है। आप बहुत धीमा बोलते हो। हाँ मेरे प्यारे काके, आप इतने दिन कहाँ चले गए थे? मेरा कमरा हवालात बना दिया गया है। इस खिड़की को ताला लगा दिया गया है। सो क्यों? उस दिन तेरी मैना ने मुझे आवाज दी थी, मैं उठ गई थी। मुझे लगा तुमने आवाज दी है। मेरी शामत आई थी। मेरी सास भी उसी वक्त उठ बैठी। उसे लगा मैं तुझसे बातें कर रही थी। तो फिर क्या हुआ? माँ ने बताया था आप मेरी भाभी हो। काका, बहुत कुछ हो गया। फाटकों को ताले लग गए, इसलिए अब मैं यहां से चली जाऊंगी। इस घर में यह मेरी आखिरी रात है। मैं तुझसे मिलकर जाना चाहती थी। तुम किसी को बताओगे तो नहीं? मैं नहीं बताऊंगा भाभी मैना, पर आप क्यों जा रहे हो? ना जाओ। मैं बड़ा होऊंगा, मेरा विवाह होगा। मैं अपनी बीवी को आपके पास भेजा करूंगा। वह आपको बुलाया करेगी। आप उससे मिलने आया करना। फिर कोई कुछ नहीं कहेगा। आप ना जाओ।
लेकिन काका, अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारी शादी दूर है। इतने बरस इस कैदखाने में कैसे काटे जाएंगे जबकि तेरी ओर देखना भी मेरा बंद हो गया है। आप कहाँ जाएंगी? मैं वहां आपसे मिलने आऊंगा। नहीं काका, जहां मैं जा रही हूं वहां मुझसे कोई मर्जाद बात नहीं कर सकेगा। आप वहां न जाओ, मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं बचा। मैंने पूजनी बनने का फैसला किया है। पूजनी क्या होती है? ऐसी औरतें जिनके सिर मुंडे होते हैं, मुंह पर पट्टियां बंधी होती हैं और पैर नंगे होते हैं। ना भाभी मैना, आप कभी वैसी मत बनना। मुझे उनसे बहुत डर लगता है। उनकी आंखों पर बंधी पट्टियां कुछ और ही तरह की लगती हैं। काका, मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं रहा। उसने एक गेंद सी बनाकर खिड़की में से उसकी बैठक में फेंकी और कहा, मेरी यह निशानी रखना, सुबह ढूंढ लेना। इस वक्त हटर-पटर सुनकर कोई जाग न जाए। और मैना की खिड़की बंद हो गई। काके ने ताले में चाबी घुसाने की आवाज सुनी। शेष रात वह सो नहीं सका। दूसरे दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसकी मां ने बताया कि मैना बड़ी दुखी थी। रोज उसकी सास उससे लड़ती थी और ताने देती थी। मैना तंग आकर घर से निकल गई है और लिखकर छोड़ गई है कि वो पूजनी बनने जा रही है। लेकिन माँ, वो यहाँ रहकर पूजनी नहीं बन सकती थी? नहीं, जिसे पूजनी बनना हो वह अपना शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर के मंदिर में जाकर रहने लगती है। वे लोग उसकी जांच पड़ताल करते हैं। अगर उसकी नीयत पर यकीन हो जाए तो उसकी पूरी हिफाजत करते हैं। अच्छा खाने पहनने को देते हैं और कुछ दिनों के लिए उसे जो चाहे सो करने देते हैं। फिर उसका सर मूंद कर उसे पूजनी बना देते हैं। उसके बाद न वह अच्छा खा सकती है, न अच्छा पहन सकती है, न ही मर्दों से बातचीत कर सकती है। भाभी मैना गई कहाँ होगी? पता चल जाएगा। अगर वो किसी नजदीक के शहर में होगी तो मुझे दिखा लाओगे? पिंडी में इनका बहुत बड़ा मंदिर है। वहां तेरी मौसी भी रहती है। अगर वहां होगी तो 2 दिन के लिए हो आना। तुम्हारी मौसी तुम्हें दिखा देगी। जब कभी कोई पूजनी बनती है, सारे शहर में बड़ी रौनक होती है। काके ने अपनी मौसी को लिख दिया कि वो उसका पता लगाए। 2 हफ्तों में ही सबको पता चल गया। सारी गली में मैना की ही बातें हो रही थी। बड़ी अच्छी औरत थी। किसी ने उसका माथा तक नहीं देखा था। कितने खूबसूरत बाल थे। बालों की देखभाल भी कितना करती थी। उसे रूंड मूंड कर दिया जाएगा। नोच नोच कर सारे बाल उखाड़ लिए जाएंगे। बेचारी। काका मौसी के पास पहुंच गया। उसकी मौसी आज मैना को देखकर आई थी। उसने बहुत सुंदर वस्त्र पहन रखे थे, गहने भी। ये गहने लोगों ने उसे उधार में दिए थे। वे लोग गाना बजाना भी करवा रहे थे। जब मौसी को यह मालूम हुआ कि मैना काके की गली में ही रहती थी तो उसकी दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ गई थी। वो हर रस्म पर जाती रही। उसने काके को बताया कि मैना को बड़ा रूप चढ़ा हुआ था। कल उसे डोली में बिठाकर शहर में घुमाया जाएगा। लोग उस पर फूल बरसाएंगे, गुलाब जल छिड़केंगे। काका अपनी भाभी को देखने के लिए बड़ा बेताब था। उसने उसे हमेशा एक ही पोशाक में देखा था। वो उन कपड़ों में भी बड़ी अच्छी लगती थी। गहने उस पर कैसे फबते होंगे। काके ने उसे कभी हंसते हुए नहीं देखा था। मौसी उसका जिक्र करते हुए बताती थी कि मैना की मुस्कुराहट बड़ी ही मनमोहक थी। मैना का दिया हुआ रुमाल, उसकी निशानी काके की भीतरी जेब में थी। उसने यह बात किसी को नहीं बताई थी, लेकिन वह उस रुमाल को रोज देखता था। उसने हिंदी के अक्षर सीख लिए थे क्योंकि रुमाल पर मैना ने हिंदी में कढ़ाई की थी। बहुत प्यारे काके को, उसकी भाभी की ओर से। उसकी मौसी ने बताया कि अगले दिन दोपहर के बाद मैना की डोली निकलेगी। वो सब बाजारों में घूमेंगी, हर कोई उसे देख सकता है। काके ने दूसरे दिन मौसी के बाग में से बहुत सारे फूल तोड़कर रुमाल में बांध लिए थे, और जब डोली उनके चौक के नजदीक से गुजरी तो वह जानबूझकर घर के लोगों से अलग हो गया। वह डोली देखकर ही लौटना नहीं चाहता था बल्कि पूरे रास्ते डोली के साथ रहना चाहता था। वर्दी पहने लोग बाजे बजा रहे थे। जैनी लोग रुपये पैसों की वर्षा कर रहे थे। डोली में उसकी भाभी गहनों से लदी बैठी थी।
बेशक उसका चेहरा कुछ और ही तरह का लग रहा था, लेकिन उसमें पहले वाली झलक भी थी।